मूवी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि सऊदी अरेबिया गए होते हैं काम करने मजदूरी का। एयरपोर्ट पर उन्हें उनकी कंपनी का कोई लेने आने वाला था जिसे काफिल कहते हैं, पर काफी इंतजार करने के बाद भी कोई आता नहीं। वो लोग उसे फोन लगाते हैं पर छुट्टी का दिन था तो कोई फोन उठाता नहीं। दोनों इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कि अरबी भाषा बोल रहा था, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें लगता है कि वही उनका काफिल है तो वो उन्हीं के साथ चल देते हैं। उनके जैसे और भी लोग काम करने आए थे तो उन्हें जो लेने आया वो तो उन्हें बस में ले गया, लेकिन यह आदमी इन लोगों को लोडर वाली गाड़ी में बैठने बोल देता है, वो भी पीछे। बढ़िया सड़क, ब्रिज, टनल देख के बहुत अच्छा लग रहा था उन दोनों को। आज से पहले इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हकीम को याद आता है कि उसे तो माँ को कॉल करना था ये बताने के लिए कि वो लोग पहुँच गए हैं, तो वो आदमी से कहता है कि कहीं फोन बूथ दिखे तो रोक देना, पर आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब आदमी मिला था तो तभी उसने इन दोनों का पासपोर्ट ले लिया था। आदमी रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाकर हकीम को किसी के पास छोड़ने लगता है तो नजीब आपत्ति जताता है तो आदमी उसे पीटने लगता है और हकीम को छोड़कर नजीब को अपने साथ लेके चला जाता है। काफी सफर करने के बाद गाड़ी रुकती है तो कुछ नहीं, बस चारों ओर रेत ही रेत और बीच में एक झोपड़पट्टी बनी थी जहां वो आदमी नजीब को उतार देता है। उन्हें कहा गया था कि उनको कमरा मिलेगा एसी वाला रहने को, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। नजीब अपनी भाषा में आदमी को समझाने की कोशिश करता है पर ना तो आदमी को उसकी भाषा आती थी और न ही नजीब को उसकी। आदमी का रवैया देख ऐसा लग रहा था कि नजीब की बात समझ आ भी रही होती तो भी वो वही करता जो अभी कर रहा था। नजीब को वहाँ एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसे हिंदी आती थी मलयालम नहीं, और नजीब को मलयालम आती थी हिंदी नहीं। वहाँ बड़ी सी टंकी थी जिससे नजीब पानी पीता है और लेट जाता है, पर बाहर बहुत ठंड थी तो वो टेंट के अंदर जाके लेट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नजीब ने सऊदी आने का सोचा कैसे। नजीब अपने गाँव में नदी से मोरंग निकालने का काम करता था तो उसके साथ ही संतोष का साला सऊदी में ही काम करता था जो कि अच्छा खासा पैसा कमा के लाता था। तो नजीब के पूछने पर संतोष ने कहा कि तुम भी चले जाओ, वहाँ सही रहेगा। पासपोर्ट वीजा सब बनाने में 30,000 लगने थे जो कि नजीब के पास थे नहीं, लेकिन अगर सऊदी में नौकरी लग गई तो पैसे वापस आ ही जाने थे। तो ये सोच के नजीब अपना घर बार गिरवी रख के पैसे जुटा लेता है। संतोष नजीब को अपने साले श्री कुमार से मिलवाता है जो कि उसका पासपोर्ट वीजा बनवाने वाला था। नजीब की फैमिली में थी उसकी माँ और उसकी पत्नी साइनू जो कि पेट से थी और नजीब उससे बहुत प्यार करता था। नजीब ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा था ताकि वो ज्यादा पैसे कमाए और अपने होने वाले बच्चे और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। नजीब सोया ही था कि तभी कफील उसे लात मार के जगा देता है और बाहर सोने बोलता है। साइनू ने अचार बना के दिया था नजीब को तो उसकी खुशबू लेकर उसे घर की याद आ जाती है। अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बूढ़ा आदमी बकरी का दूध निकाल रहा है। नजीब उससे उसका नाम पूछता है तो बूढ़ा आदमी कहता, नाम भूल गया मैं। बूढ़ा आदमी उसे इशारों में कहता कि जाओ कफील को दूध दे आओ, तो नजीब को लगता कि पीने बोल रहा है तो वो पीने लगता है। तो आदमी उसे डांटता है और इशारों में कहता कि जाओ कफील को दे के आओ। कफील दूध पी के अपनी भाषा में बोलता है कि जाओ बूढ़े आदमी से काम सीखो जाके, पर नजीब को कुछ समझ ही नहीं आता। नजीब उसके पैर पकड़ के कहने लगता कि मुझे यहाँ से जाने दो, तो कफील उसे धक्का मार के बूढ़े आदमी से कहता कि इसे काम सिखाओ। जो आदमी नजीब को लेके आया था वो वहाँ आता है जो कि चीफ कफील था। नजीब उससे कहता कि श्री कुमार ने धोखाधड़ी करी है और वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो सब कुछ दांव पर लगाकर यहाँ आया है, पर कफील को कुछ समझ आता नहीं तो वो काम करने को ही कहे जा रहा होता है। उन लोगों को उसके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था, बस उससे काम कराने से मतलब था। नजीब ने एक डायरी में सब हिसाब किताब लिख रखा था कि उसने कितने पैसे किसे दिए, तो वो दिखा के उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसकी डायरी ही फाड़ देते हैं ताकि कोई सबूत ही न बचे उसके पास किसी और को दिखाने के लिए। वो लोग खाने में मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं जो कि नजीब को खाने को देते हैं और खुद भी खाते हैं। रोटी इतनी मोटी होती थी कि पानी में डुबा के खाई जाती थी और वही उनका खाना था। बूढ़ा आदमी भेड़ बकरियां चरा रहा होता है तो नजीब उससे पूछता कि यहाँ से मेन रोड कितनी दूर है, तो आदमी कहता बहुत दूर,
पता नहीं कितनी दूर। नजीब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह समुद्र के बीचों बीच फंस गया हो। उसे याद आ रही होती है साइनू के साथ बिताए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पलों की और उन बातों की जो वो किया करते थे होने वाले बच्चे के बारे में। हम देखते हैं कि नजीब 2 नंबर कर रहा होता है तो कफील उसे लात मार के पानी छीन लेता है और कहता है कि पैसे दे के हम पानी खरीदते हैं, ये धोने के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस पानी की कीमत क्या है यहाँ? अगर दोबारा छुआ तो हाथ काट दूंगा तेरे। नजीब को समझ ही नहीं आता कि उसने आखिर बोला क्या। नजीब सोचता है कि पानी के बिना कैसे करूं, तो बूढ़ा आदमी कहता कि पानी नहीं रेत का इस्तेमाल करो। पानी का टैंकर लेके एक आदमी आता है टंकी भरने, तो नजीब उससे मदद मांगता है जो कि कफील समझ जाता है तो वो उसे मारने लगता है। नजीब उसका हंटर पकड़ लेता है तो कफील बंदूक लेके चलाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि टंकी ओवरफ्लो हो जाती है तो उसका ध्यान उस पर चला जाता है। बहता पानी देख उसे याद आता है वो पल जब वो साइनू के साथ पानी से भरी नदी में खेलता रहता था, पर यहाँ तो करके धोने को भी पानी नहीं मिल रहा था। नजीब बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम कब आए थे यहाँ? तो बूढ़ा आदमी कहता कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। बस यही बात वो बार बार दोहराए जा रहा था। एक तरह से वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। कफील उसे बकरी का दूध निकालने बोलता है जो कि नजीब को आता नहीं था, तो बकरी उसे लात मार देती है। कफील उसे इशारों में बताता है कि कैसे क्या करना है, तो करते करते वो सीख जाता है। थोड़े और दिन बीत जाते हैं तो बूढ़े आदमी की तरह अब वो भी भेड़ बकरी चराना भी सीख जाता है। इन्हीं सब काम के लिए तो उसे लाया गया था यहाँ। बूढ़ा आदमी कहीं चला गया था तो उसकी जगह नजीब काम करने लगा। अब और भी कई दिन बीत जाते हैं तो देखने मिलता है कि भेड़ के बाल निकाले जा रहे हैं जिन्हें कोई लेने आया है। नजीब जब गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है तो चौंक उठता है। दाढ़ी लंबी हो चुकी थी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने दिन हो गए हैं उसे यहाँ रहते। कुछ याद नहीं आ रहा था कि कौन से दिन आया था वो यहाँ और आज क्या दिन है। वो थक चुका था, हार मान चुका था, तो अल्लाह को याद कर रहा होता है। तभी सोचता है कि वो ऊपर वाले को क्यों याद करे, उनकी क्यों प्रार्थना करे। अगर ऊपर वाला होता तो मेरी ऐसी हालत होती ही नहीं। वो खुद को खत्म कर डालने का सोचता है तो वो एक पहाड़ पर चढ़ जाता है और कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे दिखता है कि खूब सारे गिद्ध कुछ नोच नोच के खा रहे हैं। वो जब वहां जाके देखता है तो पाता है कि जिसे वो नोच नोच के खा रहे थे वो उस बूढ़े आदमी की लाश है। तभी गिद्ध मिलकर उस पर ही हमला कर देते हैं तो नजीब कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलता है। जब भी घर की याद आती वो अचार के डब्बे की महक ले लिया करता और एक अचार निकाल के खा लेता। बस यही एक चीज थी उसके पास जो उसे इस बंजर रेगिस्तान में घर का एहसास दिलाती थी। नजीब सोचता है कि कैसे भी करके वो यहाँ से निकल भागेगा, अपने घर वापस जाएगा। तो मौका देख वो वहाँ से भाग लेता है, पर कफील उसे देख लेता है तो उसके ऊपर गोली चला देता है जो कि उसे लगती नहीं। पर डर के मारे नजीब रुक जाता है। फिर कफील उसके पैरों में मार के उसे लंगड़ा कर देता है ताकि वो फिर कभी भाग न पाए। नजीब को रस्सी से बांध देते हैं जहाँ भेड़ बकरियां बंधी हुई थी। नजीब को प्यास लग रही थी तो वो कैसे भी करके रस्सियां खोलता है और वहां से पानी पीता है जहां से भेड़ बकरियां पानी पीती थी। अब एक दिन नजीब भेड़ बकरियां चराने ले गया होता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है तो वो एक गुफा के नीचे रुक जाता है। तभी नजीब को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, ऐसे गाने की धुन जो उसने पहले भी सुन रखी थी। वो गुफा के अंदर जाते जाते दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है हकीम से, जो कि उसकी हालत भी नजीब जैसी ही हो गई थी। वो भी भेड़ बकरी ही चरा रहा था और उसे किसी और कफील ने गुलाम बना रखा था। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फिर से मिल गए, क्योंकि उम्मीद न थी बिल्कुल भी फिर से कभी मिलने की। हकीम कहता कि यहाँ से भाग चलते हैं, तो नजीब कहता कैसे और कहाँ जाएंगे? मैंने बहुत बार कोशिश की पर कहीं नहीं जा सकते। हकीम बताता है कि मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, इससे पहले मुझसे बहुत जगह काम करवाया गया। हकीम का कफील आ जाता है तो वो चला जाता है ये कह के कि अब तुम मिल गए हो तो मुझे अब मरने का कोई डर नहीं है भैया। थोड़े टाइम बाद हकीम नजीब को एक खत देता है जिसमें लिखा था कि उस दिन मेरे कफील ने मुझे बहुत मारा, पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया। यहाँ पर एक अफ्रीकन आदमी भी है जो मेरे साथ ही काम करता है। वो काफी समय से यहाँ काम कर रहा है तो उसे इस जगह के सभी रास्ते पता हैं। अगर वो हमारी मदद करता है तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नजीब ऐसा हो चुका था कि ऊंट को खिलाने वाला खाना भी थोड़ा बहुत खुद
खा लिया करता था पेट भरने के लिए, क्योंकि खाना ज्यादा मिलता नहीं था उसे। अगली मुलाकात में हकीम अफ्रीकन आदमी खादरी को लेके आता है नजीब से मिलवाने। खादरी बताता है कि हमारे चीफ कफील की बेटी की शादी होने वाली है, तो जब सारे कफील शादी में जाएंगे तो हम वहाँ से भाग सकते हैं। नजीब कहता कि क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे? तो हकीम कहता कि साथ भाग नहीं सकते, लेकिन साथ मर तो पाएंगे ना। अब नहीं होता सहन ये सब कुछ। अब अगले दिन सभी कफील चीफ कफील की बेटी की शादी में चले जाते हैं। तो नजीब सबसे पहले नहाता है, क्योंकि इतने सालों में उसने नहाया ही नहीं था, क्योंकि नहाने दिया ही नहीं गया। शरीर की सारी हड्डियां दिख रही थी, मांस जैसे बचा ही नहीं था, ऐसा हो गया था वो। अचार के डब्बे में सिर्फ एक ही अचार का टुकड़ा बचा था, तो जाने से पहले उसकी खुशबू लेकर उसे भी खा लेता है। वो अपने वही कपड़े पहनता है जो पहन के यहाँ आया था। तो पैंट एकदम ढीली पड़ रही थी, तो उसे रस्सी से बांध लेता है। जाने से पहले वो भेड़, बकरी, ऊंट सबको खाना देता है, क्योंकि अकेलेपन में वही उनके साथी बने और उसे उनसे लगाव हो गया था। वो उनसे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊंगा। मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई और आ जाएगा। अब हकीम, खादरी और नजीब अपना बैग लेके वहाँ से भागना शुरू करते हैं मेन रोड की ओर। भागते भागते नजीब रुकता है और एक बार पलट के उस जगह को देखता है जहाँ वो रह रहा था, और फिर खुश होके भागने लगता है कि अब वो घर जा रहा है। चलते चलते शाम हो जाती है, तो हकीम को प्यास लगती है, तो उन्हें एक जगह दिखाई पड़ती है जो कि वैसी ही थी जहाँ वो अब तक रह रहे थे। खादरी चुपके से पानी लेने जाता है, लेकिन वहाँ का कफील उसे देख लेता है तो उन पर गोली चला देता है। तो वो लोग भाग खड़े होते हैं और इस चक्कर में नजीब का बैग वहीं रह जाता है। रेत में ही सो के उनकी रात गुजरती है और फिर से वो लोग चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोड अब तक नहीं आई थी। दूर दूर तक बस सुनसान रेगिस्तान ही था। रात में हड़बड़ी में भागने की वजह से वो लोग रास्ता भटक गए थे। हकीम और नजीब को पानी और एक ऊंट दिखाई पड़ता है, तो वो दोनों उसकी तरफ भागते हैं, पर वहाँ पहुँच के पानी नहीं मिलता और वो ऊंट मरा हुआ ऊंट था, जो कि शायद पानी ना मिल पाने की वजह से मर गया। उन्हें जो लगा कि पानी है वो उनका भ्रम था। दरअसल भीषण गर्मी की वजह से तरंगे बनती हैं, जो कि पानी जैसी ही दिखाई पड़ती हैं। अब वो लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ रैटल स्नेक का झुंड आ जाता है। हकीम और खादरी तो दूर हो जाते हैं, पर नजीब उस झुंड के बीच में ही फंस जाता है, लेकिन बिल्कुल भी ना हिलने की वजह से कोई भी सांप उसे नहीं काटता और वो बाल बाल बचता है मरने से। अब तीसरा दिन आ जाता है, लेकिन रोड अब तक नहीं मिली थी। रेत में नंगे पैर चलते रहने की वजह से नजीब के पैरों में छाले पड़ चुके थे, तो खादरी अपनी जैकेट फाड़ पैरों में बांध देता है ताकि चलने में थोड़ा आसानी हो। धीरे धीरे हकीम की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इतने दिन से चल रहे थे वो लोग, पर उम्मीद ही नहीं दिख रही थी कहीं पहुंचने की। हकीम सोचता है कि जहां वो थे वहां कम से कम उन्हें पानी तो नसीब था। ऐसी हालत हो गई थी इनकी कि जो बद से बदतर जिंदगी वो छोड़ कर आए थे, अब वही जिंदगी उन्हें अच्छी लगने लगी थी। इस वक्त ऊपर वाले से रहम की दुआ करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खादरी हकीम को अपने कंधे पर उठा के चलने लगता है। नजीब की हालत भी अब बिगड़ने लगी थी। उनको थोड़ी देर राहत की छांव देने के लिए खादरी अपने कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है धूप की ओर। हकीम प्यास से मर रहा था, तो खादरी अपने पसीने की एक बूंद उसके मुंह में डालता है, तो वो भी हकीम के लिए अमृत सा लगता है। अगला दिन आ जाता है चलते चलते, तो हकीम को रेगिस्तान में बड़ी बड़ी इमारतें दिखने का भ्रम होने लगता है, तो वो खुशी से झूमते हुए वहां भागता है। फिर उसे खाने का भी भ्रम होता है, तो वो खाना खाने लगता है, लेकिन असल में वो रेत खा रहा था। नजीब उसे रोकता है, तो हकीम उसका गला दबाने लगता है। धीरे धीरे मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था हकीम का। रेत खाने की वजह से उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और फिर देखते ही देखते वो मौत की नींद सो जाता है और चाह के भी नजीब और खादरी कुछ नहीं कर पाते। तभी वहाँ रेतीला तूफान आ जाता है, तो हकीम को छोड़ के उन्हें भागना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग तूफान से घिर जाते हैं। तूफान के गुजर जाने के बाद वो लोग जिंदा तो बच जाते हैं, पर हकीम की लाश कहाँ गई कुछ पता नहीं चलता। हकीम को खोने के बाद नजीब के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि अब वो अपने कदम आगे बढ़ाए, पर खादरी उसे हिम्मत देता है कि जब तक हम मरते नहीं तब तक हमें चलना होगा, आगे बढ़ना ही होगा। चलते 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 नजीब कमजोरी के मारे गिरने लगता है और पैर में छाले इतने हो चुके थे कि पूरी तरह से सड़ चुका था उसका पैर। खादरी उसे अपने जूते पहना देता है ताकि वो चल सके। खादरी को एक छिपकली दिखाई पड़ती है, जिसका मतलब कि पानी आसपास ही कहीं होगा, तो वो लोग उसका पीछा करते हैं, तो उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ता है जिसके बगल में हरा भरा पेड़ था
और ये भ्रम नहीं, सच था सब कुछ। नजीब पानी पीने भागता है, लेकिन इतने समय बाद इकट्ठा पानी पी लेना भी सही नहीं होता, तो खादरी उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता है। आज पानी ऐसा लग रहा था जैसे जीवन दान देने की दवा मिल गई हो। खादरी को वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल और बिस्किट का पैकेट पड़ा मिलता है, तो उसे लगता है कि आसपास ही लोग हो सकते हैं। वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो रोड आ ही गई है, लेकिन एक रेतीला पहाड़ पार करने के बाद उन्हें हजारों रेतीले पहाड़ देखने मिलते हैं और रोड का कोई नामो निशान नहीं होता। अब उन्हें समझ आना बंद हो गया था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। अगली सुबह जब नजीब सो के उठता है तो उसे खादरी कहीं नहीं दिखाई पड़ता। उसे बोतल में पानी भरा मिलता है जो कि खादरी ने उसके लिए छोड़ा था, और वो खुद कहीं चला गया। कहाँ गया पता नहीं। चलते चलते नजीब की हालत और बदतर होती जा रही थी और पानी का जो आखिरी घूंट बचा था वो भी पी के खत्म हो जाता है। तभी नजीब को गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो उस आवाज की तरफ भागता है और आखिरकार वो मेन रोड पर पहुंच ही जाता है। रोड तो मिल गई थी, पर कोई भी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी ही नहीं रोक रहा था उसकी मदद करने के लिए, उसे पागल समझ के। अगले दिन रोल्स रॉयस से चलने वाला एक अमीर आदमी उसके लिए गाड़ी रोकता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वो उससे कहता है कि परेशान मत हो कि गाड़ी गंदी हो जाएगी धूल मिट्टी की वजह से, मैं बाद में साफ करवा लूंगा। वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है। आदमी उसे शहर में जाके उतार देता है। चलते चलते वो मालाबार नाम के एक होटल के सामने आ जाता है, जो कि एक मलयाली आदमी कुंजिका का था, तो वो नजीब की मदद करता है। कुंजिका ऐसे लोगों की मदद करता रहता था जिनकी हालत नजीब जैसी हो जाती थी। वो उसके बाल कटवाता है, उसको नए कपड़े देता है, उसका इलाज भी करवाता है। इधर उधर से पता करके वो उसके घर का पता भी लगवा लेता है, फिर फोन के जरिए उनकी नजीब से बात करवाता है। इतने सालों बाद जब नजीब अपनी पत्नी से बात करता है तो जैसे किसी टूटे हुए बांध से पानी बहता है, वैसे उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोबारा अपने परिवार वालों से बात हो पाएगी। अब पुलिस की कागजी कार्रवाई शुरू होती है, तो नजीब को वहाँ पर लगे एक बोर्ड में खादरी की फोटो दिखाई पड़ती है। नजीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं था, तो उसे जेल में ही रखा जाता है जहाँ उसके जैसे भागे हुए और भी लोग थे। अब उन सबको एक कतार में खड़ा किया जाता है और वहाँ बहुत सारे कफील आते हैं जिनके लिए वो काम करने आए थे, जिन्होंने उन्हें स्पॉन्सर किया था। अगर वो उन्हें पहचान ले तो वो उन्हें वापस लेके चले जाते थे उनको मारते हुए। नजीब का भी कफील वहां आता है, तो नजीब उससे छिपने लगता है, तो कफील उसे पहचान जाता है और उसे मारते हुए वहीं वापस ले जाने लगता है। ये सब वो बस सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। कफील उसके पास आता है और कहता कि मैं तुम्हें ले जा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारा ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं हूँ, इसलिए तुम बच गए। नजीब का वीजा किसी और ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन ये कफील उसे ऐसे ही उठा लाया था, तो वो चाह के भी उसे नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था साबित करने के लिए कि वो उसका ही स्पॉन्सर है। तो नजीब की पहले दिन की हुई गलती आज उसके लिए फायदेमंद साबित हो गई थी। नीचे लिखा आता है कि वो सभी जिंदगियां जिनका हमने कभी अनुभव नहीं किया, वो हमारे लिए महज लंबी कहानियां होती हैं। नजीब का संघर्ष करना सफल हुआ क्योंकि आज उसे घर वापस जाने मिल रहा था। नजीब कहता है, रेगिस्तान में जो मैंने 3 साल बिताए, जेल में बिताए 3 महीने उससे ज्यादा लगे। जब से पता चला कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, मैं एक पल भी नहीं सोया, बस आउट पास आने का इंतजार कर रहा था। बड़ी पेटी में परफ्यूम, टेप रिकॉर्डर, टीवी लेकर आने वालों का एयरपोर्ट में इंतजार करने वालों के बीच मेरे लिए इंतजार कर रही साइनू और मेरे बेटे को देने के लिए अब मेरे पास सिर्फ मेरी बची कुची जिंदगी है। आखिर में लिखा आता है कि ये उन हजारों लोगों का दुख है जिन्होंने जीवित रहने के लिए अपना देश और घर छोड़कर रेगिस्तान में अपनी जान गंवाई है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।